हेलो दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो सभी कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान शासक सोमेश्वर तथा कर्पूरी देवी के यहाँ अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। ठीक है, कर्पूरी देवी के यहाँ अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1166 में, जब इनकी उम्र, पृथ्वीराज चौहान की उम्र जब 11 वर्ष थी। कितने साल के थे? 11 वर्ष के थे। उस समय इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई, जिसके चलते 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक बनते हैं। ठीक है, लेकिन 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में बाल्यावस्था में शासक बनने के चलते इनकी माता जिनका क्या नाम था? कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका नियुक्त होती हैं। और ये दो चौहान प्रशासन के दो योग्य व्यक्तियों, एक का नाम क्या था? कैमास। ठीक है, इसको कैमास भी कह देते हैं और कदमबाज भी कहा जाता है। दूसरा भुवन मल। ठीक है, एक तो कैमास और दूसरा भुवन मल के सहयोग से इन्होंने चौहान प्रशासन का संचालन किया और सोमेश्वर की मृत्यु के उपरांत जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनसे मुकाबला किया। कैमास को इन्होंने मंत्री नियुक्त किया, जबकि भुवनमल को सेनापति का पद प्रदान किया गया। और इन दोनों व्यक्तियों ने बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था उसका संचालन किया। भुवनमल के और कैमास के योग्य प्रतिनिधित्व के चलते ही जब पृथ्वीराज चौहान के चाचा अपर गांगे के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का विरोध किया गया, तो अपर गांगे की हत्या करवा दी गई। लेकिन अपर गांगे की हत्या के बाद इसके छोटे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान का विरोध जारी रखा। और इसी कारण 1178 ईस्वी में गुड़गांवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? गुड़गांवा का युद्ध। ठीक है, गुड़गांवा का युद्ध हुआ और इस गुड़गांवा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मुख्यतः भुवनमल के द्वारा अपर गांगे के छोटे भाई नागार्जुन को भी पराजित कर दिया गया। इसी विजय के साथ पृथ्वीराज चौहान के जो नजदीकी रिश्तेदार थे उनका विरोध समाप्त हो गया। अब कोई अन्य भी इनके विरुद्ध या पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आवाज उठाने की स्थिति में नहीं था, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दिग्विजय की नीति प्रारंभ की। ठीक है, दिग्विजय की नीति को हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान का एक नक्शा बना लेते हैं। तो राजस्थान का एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसी की दृष्टि से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये राजस्थान, और राजस्थान की बात की जाए तो ये वाला भूभाग कौन सा आ जाता है? गुजरात। और ये ऊपर वाला क्षेत्र हरियाणा। ठीक है भाई, भारत में ये राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में जो जहां पे चौहान शासन कर रहे थे वह क्षेत्र था मुख्यतः
अजमेर। ठीक है, चौहानों का मुख्य स्थान कौन सा था? अजमेर। और अजमेर के साथ ही ये कहां पर शासन कर रहे थे? दिल्ली। ठीक है, जो चौहान साम्राज्य की दो मुख्य धुरियां थी वह थी अजमेर और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पर किसका शासन था? चौहानों का। ठीक है, सोमेश्वर के समय से ही इन पर दिल्ली पे किसका अधिकार था? चौहानों का था। तो जो चौहान साम्राज्य था यहां तक फैला हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं दिग्विजय नीति क्यों प्रारंभ की गई और उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो दिग्विजय नीति की अगर बात की जाए तो चौहानों के दक्षिण पश्चिम में गुजरात वाले भूभाग पर किसका शासन था? चालुक्यों का। ठीक है, किसका शासन था? चालुक्यों का। और चालुक्यों में इस समय शासक कौन था? भीमदित्य। ठीक है, कौन शासक था? भीमदित्य। ठीक है, दूसरी तरफ चौहान साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में किसका शासक था? चंदेलों का। ठीक है, महोबा के क्षेत्र के जो चंदेल थे उनका शासन था। और यहां पे किसका शासन था? परमारदी देव। परमारदी देव चंदेल का। ठीक है, जो महोबा वाला भूभाग था उस पर किसका शासन था? परमारदी देव चंदेल का। और इन चंदेलों से आगे अगर बात की जाए तो यहां पे थे गहड़वाल। किसका शासन था? गहड़वाल। कहां के थे गहड़वाल? कन्नौज वाले भूभाग के। और यहां पे शासन कौन कर रहा था इस समय? जयचंद। ठीक है, कौन शासन कर रहा था? जयचंद। जयचंद वर्तमान समय में भी राजनीति में बड़ा ही विख्यात है, क्योंकि जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी को अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी होती है तो वह विपक्ष पे या सत्ताधारी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि वह तो देश के लिए जयचंद है। ठीक है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, आरोप लगाते हैं, जयचंद से तुलना कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जयचंद को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि जब गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष होता है तो जयचंद उस समय पृथ्वीराज का साथ नहीं देता है, लेकिन उसके कुछ वजह थे, कुछ कारण थी, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये एरिया हो गया। अब अपन बात करते हैं जो यहाँ पे गुड़गांव वाला भूभाग था, गुड़गांव हिसार वाला था, वहां पे थे भंडानक। ठीक है, भंडानक मुख्यतः गुड़गांव और हिसार वाले क्षेत्र में सक्रिय थे। ठीक है, और ये चौहानों के लिए दिल्ली और अजमेर के बीच में आते थे, जिस कारण मुख्य बाधा बने हुए थे। ठीक है, और अंतिम रूप से जो हम बात करेंगे वह है तुर्क या शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? तुर्क या शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, एक बार इसको हटा देता हूं मैं, उससे पहले एक बार आपको पुनः रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के यहाँ अनिल पाटन गुजरात में हुआ। 11 वर्ष का जब ये था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके चलते 1177 में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठता है। लेकिन अल्पायु होने के चलते इसकी माता, जिसका नाम क्या है? कर्पूरी देवी, इसकी संरक्षिका नियुक्त होती है। शासन का संचालन करने के लिए कर्पूरी देवी के द्वारा दो योग्य सरदारों, जिनमें एक का नाम था कैमास या कदमवास, दूसरे का भुवनमल, को नियुक्त किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय दिलवाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत पृथ्वीराज के चाचा अपरगांगे को पराजित किया जाना गुड़गांव के युद्ध में और भंडानकों की पराजय शामिल है। ठीक है, अब इतना क्लियर करता हूं। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति की। ठीक है, तो अगर दिग्विजय की नीति की बात की जाए तो पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति के तहत अपने जो सीमांत राज्य थे उनको पराजित करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज स्वयं एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो सबसे पहले 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज के द्वारा भंडानकों को पराजित किया गया। ठीक है, अब जैसे भंडानक पराजित हुए ना, तो ये वाला जो क्षेत्र था ना, दिल्ली और अजमेर, भाई दिल्ली और अजमेर चौहान साम्राज्य की दो मुख्य धुरियां थी और इन दोनों धुरियों को मिलाने में बाधा कौन आ रहा था? भंडानक। ठीक है, तो सबसे पहले 1182 में किसको पराजित किया गया? भंडानकों को। ठीक है, अब भंडानकों को पराजित करने के उपरांत
पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष हुआ चंदेलों के साथ। ठीक है, चंदेल महोबा वाले क्षेत्र में शासन किया करते थे और इस समय चंदेल जो शासक था उसका नाम क्या था? परमार्दी देव चंदेल। ठीक है, चंदेलों के साथ संघर्ष का कारण बताते हैं कि जब चौहान सेनाएं सामेता से वापस लौट रही थी उस समय कुछ चौहान सैनिकों को चंदेल सैनिकों के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, और उनकी हत्या करने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया था। ठीक है, और आक्रमण किया कब? जब परमारदेव देव चंदेल के दो सेनापति थे, आला और उदल। ठीक है, आला और उदल किसके मुख्य इसके सेनापति थे? परमारदी देव चंदेल के। परमारदी देव चंदेल ने आला और उदल को अपमानित करके चंदेल दरबार से महोबा से निकाल दिया और ये दोनों यहां से कहां पे चले गए? जयचंद की शरण में। कहां पे चले गए? जयचंद की शरण में चले गए। इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान किस पे आक्रमण करता है? पृथ्वीराज चौहान किस पे आक्रमण करता है? चंदेलों पर। चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में देखते हुए आला उदल को देश की याद दिलाता है और कहता है कि आपका जो देश है वह खतरे में है तो आप उन्हें वापस लौटाइए। प्रारंभ में आला और उदल नाराजगी व्यक्त करते हैं और वे नहीं आते हैं, लेकिन जयचंद के द्वारा यह परामर्श देने पर कि उन्हें परमार्दी देव का सहयोग करना चाहिए, जिसके चलते आला और उदल अपनी संपूर्ण सेना के साथ वापस चंदेल राज्य में लौट आते हैं और पृथ्वीराज चौहान तथा आला उदल के बीच में एक युद्ध होता है जिसका क्या नाम है? महोबा का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध 1182 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के बीच। आला उदल बड़ी वीरता के साथ युद्ध में लड़ते हैं और अंत में पराजित हो युद्ध भूमि में ही काम आते हैं। ठीक है, युद्ध में विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान को इस विजय के परिणाम स्वरूप किसको? पृथ्वीराज चौहान को इस विजय के परिणाम स्वरूप कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुए। कुछ समय उपरांत परमार्दी देव चंदेल ने अधिकांश चंदेल राज्य जो पृथ्वीराज के द्वारा जीता गया था वह वापस प्राप्त कर लिया। साथ ही अब क्योंकि कन्नौज के गहड़वाल भी सीधे किसके संपर्क में आ गए थे? पृथ्वीराज चौहान के, इसलिए एक नया शत्रु भी इनके समक्ष खड़ा नजर आ रहा था। ठीक है, यद्यपि गहड़वालों का संघर्ष इनके पिता सोमेश्वर के काल से ही, विग्रहराज चतुर्थ के काल से ही चलते आ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं चालुक्यों की। ठीक है, जो चालुक्य थे वे मुख्यतः गुजरात की भूमि और मारवाड़ क्षेत्र में किराड़ू वाले क्षेत्र तक इनका शासन चलता था। ठीक है, मारवाड़ चौहान साम्राज्य और चालुक्य जो साम्राज्य था उसके बीच की भूमि जहां से टच होता था चौहान साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य, वो क्षेत्र कौन सा था? मारवाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में चौहानों की और चालुक्य की सीमाएं, दोनों साम्राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती थी और इसी कारण चालुक्य शासक भीमदित्य तथा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का क्या नाम था? क्या नाम था? नागौर का युद्ध। क्या नाम था? नागौर का युद्ध। ठीक है, नागौर का युद्ध कब हुआ? 1184 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? चालुक्यों और पृथ्वीराज चौहान के। इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, अब इस युद्ध का मुख्य कारण तो क्या था? नागौर जो मारवाड़ वाला क्षेत्र था ना, किराड़ू और नाडोल वाला, उस क्षेत्र में चालुक्यों की और चौहानों की सीमाएं आपस में टकराती थी। ठीक है, इसका दूसरा कारण भी बताते हैं। पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई लिखते हैं कि परमार राजकुमारी थी इच्छिनी। क्या नाम था? परमार राजकुमारी थी इच्छिनी। ठीक है, इच्छिनी परमार राजकुमारी थी इच्छिनी परमार, और इस इच्छिनी परमार से चालुक्य शासक भीमदित्य विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इच्छिनी परमार से विवाह कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बीच में नागौर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ये इच्छिनी परमार वो ही है जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के उपरांत युद्ध भूमि में लड़ती रही और अंततः युद्ध भूमि में ही स्वयं सती हो गई। ठीक है, जब
जीतने की कोई आशा नहीं बची, तो लास्ट में इच्छनी परमार स्वयं सती हो गई थी। ठीक है, अब चंदेलों के साथ संघर्ष हुआ, उसकी बात हो गई। चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ, उसकी बात हो गई। दोनों में ही किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं कन्नौज के गहड़वाल। ठीक है, कन्नौज में इस समय गहड़वाल शासक जयचंद का शासन था। ठीक है, और कन्नौज के साथ ये कोई नया संघर्ष नहीं था। पृथ्वीराज के दादा परदादा चौहान वंश के अन्य जो शासक थे वो भी किसके साथ संघर्षरत रहे थे? गहड़वालों के साथ। और इस संघर्ष का कारण क्या था? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पे गहड़वाल भी अपना अधिकार चाहते थे और चौहान भी अपना अधिकार चाहते थे। इसी के कारण विग्रहराज चतुर्थ व गहड़वाल शासक विजयचंद्र के बीच भी संघर्ष हुआ था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ और विजयचंद्र के बीच भी किसको लेकर संघर्ष हुआ था? दिल्ली को। और इस संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, और ये लालसा अब भी जयचंद के मन में थी कि वह क्या करे? दिल्ली पर अधिकार कर ले, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच संघर्ष होना लगभग तय था। ठीक है, अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का एक कारण तो ये था ही, दूसरा जो तात्कालिक कारण है उसके लिए पृथ्वीराज रासो में चंद्रवदाई लिखते हैं कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान बेहद प्रेम करते थे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ संयोगिता का विवाह करने को तैयार नहीं था। ठीक है, क्या करने को तैयार नहीं था? विवाह करने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए कन्नौज में एक राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन करवाया और इसी यज्ञ के आयोजन के समय संयोगिता का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब स्वयंवर करवा रहा था किसका? संयोगिता का। और इस स्वयंवर में जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित ही नहीं किया गया और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जो स्वयंवर जहां हो रहा था उसके द्वार थे, उन द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की एक धातु की मूर्ति स्थापित करवा दी। ठीक है, मतलब एक तरह उसको दरबान बना दिया। ठीक है, उसको अपमानित किया गया। उस समय में राजा महाराजा किसी अपने शत्रु शासक को अपमानित करने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, वह जब स्वयंवर के लिए आती है तो वह अन्य राजकुमारों को चुनने की बजाय और उस धातु की मूर्ति को ही माला पहना देती है। ठीक है, ये देखकर पृथ्वीराज चौहान जो भेष बदलकर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पे मौजूद था, वह पर संयोगिता को वहां से उठाता है और उठा के अपने राज्य में ले जाता है। गहड़वाल जयचंद इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं। वह अपने सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान के पीछे भी भेजता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सुरक्षित अजमेर पहुंच जाता है और जयचंद के सैनिक रास्ते में धीरे धीरे वीरगति को प्राप्त होते जाते हैं। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में घोर विरोधी हो गए थे और यही कारण था कि जयचंद ने, जब पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष किससे होता है? मोहम्मद गौरी से होता है, तो जयचंद ने पृथ्वीराज का सहयोग नहीं किया था। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार इसे कहानी मानते हैं जबकि कुछ इतिहासकार इसे सत्य मानते हैं। जहां तक संयोगिता की बात है, निश्चित रूप से संयोगिता सत्य ही होगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय यज्ञ थे उनको हम सवाई जयसिंह जो 1727 में अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तब तक प्रचलन में देखते हैं, तो उस समय भी निश्चित रूप से प्रचलन में रहे होंगे और स्वयंवर भी भारत में प्राचीन काल में प्रचलित रहे थे। ठीक है, इसलिए यह आयोजन निश्चित रूप से हुआ होगा। रही इस विवाह की बात, तो जो शासक वंश थे उनमें राक्षस विवाह, कौन सा विवाह? राक्षस विवाह का प्रचलन था। ठीक है, हमारी स्मृति ग्रंथ है उनमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित रहे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह। ठीक है, इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह प्रचलित रहे और इनमें राक्षस विवाह जो होता था वह किसमें प्रचलित था? जो शासक वर्ग थे उसमें मुख्यतः प्रचलित था। और राक्षस विवाह के अंतर्गत जो शासक होते थे बलात्पूर्वक, मतलब बलपूर्वक
राजकुमारी को उठा ले आते थे और विवाह करते थे। ठीक है, तो ये वैसे भी प्रचलन में था और ये तो उस काल की बात है जिस समय में क्या था, राजतंत्र था। वर्तमान में भी लोकतंत्र वाली स्थिति में भी लोग विवाह मंडप से जो वधु होती है, दुल्हन होती है, उसको उठा के ले जाते हैं। प्रेम विवाह अभी भी होते हैं, तो उस समय तो सामान्य सी बात थी। ठीक है, और इसी कारण किसका, जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के घोर विरोधी हो गए थे। ठीक है, अब हमारे चालुक्य चंदेल और गढ़वालों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अब जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किसका खतरा मंडरा रहा था, शिहाबुद्दीन गोरी का। ठीक है, गोरी इनके पश्चिमोत्तर सीमा पे आ चुका था। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान से गोरी से संघर्ष होने से पूर्व कुछ गोरी के बारे में बात करें। गोरी गजनी का शासक था। कहाँ का, गजनी का शासक था। और गोरी के द्वारा गजनी से पहले जब भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया गया तो वह गुजरात के मार्ग से भारत में प्रवेश करना चाहता था। ठीक है, गुजरात के मार्ग से प्रवेश करना चाहता था। इसी दृष्टि से 1178 में इसने गुजरात की तरफ से भारत पर आक्रमण किया। लेकिन 1178 में गुजरात में किसका शासन था, चालुक्यों का। और चालुक्य शासक का क्या नाम था, भीमदित्य। लेकिन भीमदित्य भी इस समय छोटा बालक था। ठीक है, और इसकी संरक्षिका कौन थी, नायिका या नायिका देवी। भीमदित्य की माता थी नायिका देवी, वह इसके संरक्षिका थी। जब गोरी ने किस पर आक्रमण किया, चालुक्यों पर आक्रमण किया, तो इनके बीच में 1178 में आबू का युद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ, आबू का युद्ध। ठीक है, ये आबू वाला क्षेत्र किसके अधीन आता था, चालुक्यों के। और इस आबू के युद्ध में नायिका देवी ने, जो भीमदित्य की माता थी, संरक्षिका थी, उनके द्वारा गोरी को पराजित कर दिया गया। ठीक है, अब इस पराजय के उपरांत गोरी जैसे आया वैसे ही वापस लौट गया और वापस कहाँ चला गया, गजनी। ठीक है, लेकिन गोरी हताश नहीं हुआ और इसने क्या निर्णय लिया कि ये वाला क्षेत्र है ना, गुजरात वाला, इस क्षेत्र से भारत में प्रवेश करना मुमकिन नहीं लगता। इसलिए इस बार इसने दूसरे रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और दूसरा रास्ता कौन सा था, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से किया। ठीक है, इस क्षेत्र से किया तो इस क्षेत्र में किसका राज था, चौहानों का। ठीक है, दिल्ली तक किसका राज हुआ करता था, चौहानों का। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज के संघर्ष का कारण था तबर हिंद। ठीक है, कौन सा क्या कारण था, तबर हिंद का किला। ठीक है, शहाबुद्दीन गोरी के द्वारा तबर हिंद किले पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इस किले पर अधिकार करने के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तराइन प्रथम। ठीक है, शहाबुद्दीन गोरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच एक युद्ध हुआ जिसका क्या नाम था, तराइन प्रथम, जो कब हुआ, 1191 ईस्वी में। जब गौरी ने तबर हिंद के किले पर अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान, चूंकि तबर हिंद किसकी सीमा पर था, किसके अधीन, किसके अधिकार क्षेत्र में था, पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में था। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर पहुंचा तबर हिंद की तरफ। और तराइन, तराइन कहां पे है, तराइन हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में। तराइन कहां पे है, तराइन का मैदान हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में स्थित तराइन के मैदान में एक तरफ तो गोरी की सेना आकर डट गई और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना आकर डट गई। ठीक है, प्रारंभ में वार्ता प्रारंभ हुई, चौहान ने गोरी को समझाया, लेकिन अंततः जब युद्ध हुआ तो युद्ध में गोरी की पराजय हुई। ठीक है, गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। इससे पूर्व किसी भी विदेशी आक्रांता की इतनी बुरी पराजय नहीं हुई थी। गौरी ने जब युद्ध क्षेत्र में दिल्ली के शासक, दिल्ली पे इसमें कौन राज कर रहा था, गोविंद राय राजा था। गोविंद राय जो किसके अधीन था, पृथ्वीराज के। गोविंद राय दिल्ली का शासक था। कहां का, दिल्ली का। गोविंद राय पर गोरी के द्वारा अपने भाले से वार किया गया। अब जैसे भाले से वार किया तो कहते हैं
गोविंदराय के आगे के जो दो दांत थे ना, वह उस भाले के वार से गिर गए। ठीक है, अब गुस्से में आकर, अब किसी के दांत तोड़ देगा कोई तो एक बार तो गुस्सा आएगा ही। अब गोविंदराय ने भी गुस्से में आकर ताबड़तोड़ वार किए, किस पे? गौरी पर, और गौरी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसको इतना ज्यादा घायल कर दिया कि तुर्की सेना को गौरी को युद्ध भूमि से लेकर भागना पड़ा। तुर्कों की यह बहुत बड़ी पराजय थी, लेकिन यहां पर पृथ्वीराज चौहान से एक बड़ी भूल हो गई, एक बड़ी चूक हो गई, जो उसके लिए भविष्य में बड़ी घातक सिद्ध हुई। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित तुर्की सेना को जाने दिया, उसका पीछा नहीं किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को तुर्की सेना का पीछा करना चाहिए था और उसे पूर्णतः शक्तिहीन कर देना चाहिए था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही सारी तुर्की सेना कहां पहुंच गई? गजनी पहुंच गई, और गौरी के नेतृत्व में पुनः शक्ति एकत्रित करने लगी। ठीक है, जो लोग युद्ध भूमि से भाग गए थे उन्हें गौरी ने सरेआम अपमानित करना शुरू किया। ठीक है, और उसके उपरांत अगले 1 साल तक गौरी निरंतर क्या करता है? युद्ध की तैयारियों में जुटा रहता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस समय चूंकि संयोगिता से विवाह हो जाता है, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पूर्णतः अब विलासी हो गया था और संयोगिता में ही लगा रहता था। वह संयोगिता के आसपास ही भटकता रहता था और विलासी जीवन जीने लगा था। राजकाज का उसे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः संयोगिता को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना सही नहीं है, इसके अन्य कारण थे, उन पे बात करते हैं। ठीक है, 1191 से लेकर 1192 का जो काल था, उस दौरान मोहम्मद गौरी जहां एक तरफ अपनी सेना को पुनः संगठित करने में लगा और कूटनीति का बनाने लगा, वहीं पृथ्वीराज चौहान संयोगिता तथा अन्य अपने जो सीमांत झगड़े थे उनमें उलझा हुआ नजर आया। 1192 में तराइन के इसी मैदान में तराइन का दूसरा युद्ध संपन्न हुआ। ठीक है, कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध संपन्न हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, अब इस पराजय किस प्रकार हुई, क्या हुई, इस पे बात करते हैं। तो एक बार इसको पहले क्लियर कर देते हैं पूरा। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। किसके बीच? शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। ठीक है, जैसे ही तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की सेनाएं पहुंची, कहां पे? वही तराइन का मैदान हरियाणा में। एक तरफ तो क्या आ गई? गौरी की सेनाएं, दूसरी तरफ पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज तृतीय भी किस तरफ बढ़ा? तराइन की तरफ बढ़ा। ठीक है, कहते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम स्वीकार करने और अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजा था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने यह कहते हुए वापस भेज दिया, लौटा दिया कि या तो आप पुनः वापस कहाँ लौट जाइए? गजनी लौट जाइए, वरना मेरी मुलाकात आपसे युद्ध भूमि में होगी। इसके अतिरिक्त हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी। मोहम्मद गौरी जो पिछली बार के कड़वे अनुभवों से परिचित था, उसे पिछली बार की पराजय की जो कड़वी यादें थी अभी भी याद थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार इसने कूटनीति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कूटनीति का प्रयोग किया। और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, जब यह युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहा था, तो क्या पैगाम भिजवाया कि भाई मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं? मैं तो शांति चाहता हूं, मुझे युद्ध करने की बिल्कुल लालसा नहीं है, मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। ठीक है, युद्ध में ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा, लेकिन मुझे इस संधि के लिए अपने बड़े भाई से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने एक दूत कहां भेजा है? गजनी भेजा है। कहां भेजा है? गजनी भेजा है। यह सूचना जब पृथ्वीराज चौहान को मिलती है, उसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान स्वयं भी युद्ध के प्रति ज्यादा सजग नहीं रहते हैं और एक छोटी सेना के साथ तराइन के मैदान में पहुंच जाते हैं। ठीक है, गौरी का जो सैन्य शिविर था उसमें रात भर आग जलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूत सैनिकों को लगा
कि वहां पर युद्ध की कोई तैयारियां नहीं हो रही हैं और कल युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। रात भर संधि की वार्ता के चलते और गोरी कैंप में जलती हुई अग्नि को देखकर राजपूत खेमे में भी आनंद और उल्लास का माहौल बना। रात भर राजपूत सैनिक आनंद और उल्लास में, जश्न में डूबे रहे। सुबह सुबह जब वे शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो रहे थे, ठीक है, दैनिक क्रियाओं की जो बात होती है, शौच आदि करने जा रहे थे, उस समय तुर्कों के द्वारा, गोरी के द्वारा किस पे आक्रमण कर दिया गया? चौहान सैनिकों पे आक्रमण कर दिया गया, ठीक है, राजपूत सैनिकों पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके चलते चौहान सेना में एक भगदड़ सी मच गई। परिणाम स्वरूप गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इस तरह की युद्ध नीति से परिचित नहीं था। राजपूत जो कि आमने सामने की लड़ाई में ही पारंगत थे, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे गोरी की कूटनीति समझ नहीं पाया। अगर पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध भूमि में पहुंचते ही आक्रमण किया होता और अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ आक्रमण किया होता तो शायद इस बार भी गोरी की पराजय हो जाती, ठीक है। अब युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई, ठीक है। पराजय के उपरांत कहते हैं पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में मारा गया, पकड़ा गया। क्या हुआ? उसको लेकर 3 मत प्रचलित है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई ना, उसको लेकर 3 मत प्रचलित रहे, ठीक है। पहला मत है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां हुई? गजनी में, ठीक है। कहां हुई? गजनी में, ठीक है। इस मत को प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति है चंद्रवरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में क्या लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहां होती है? गजनी में होती है, ठीक है। और इसके लिए वह क्या कहता है कि जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया तो मोहम्मद गोरी ने उसे युद्ध भूमि में कैदी बना लिया और वहां से वह उसे गजनी ले गया, ठीक है। अब गजनी गया, ले गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कौन? गोरी। तो चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि नहीं, इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, तो चंद्रवरदाई भी कहां पहुंच गए? गजनी पहुंच गए। और एक साधु का भेष बनाकर गजनी पहुंच गए और वहां जाकर मोहम्मद गोरी को कहा कि जो पृथ्वीराज है वह शब्द भेदी बाण चलाने में पारंगत है, उसको अगर दिखाई नहीं देगा तो भी वह शब्द भेदी बाण चला सकता है, ठीक है। क्योंकि गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा था उस समय उसकी आंखें निकलवा दी थी, उसे अंधा कर दिया था। तो गोरी ने कहा कि भाई हम भी इस कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वीराज तैयार नहीं होगा इस बात के लिए। तो चंद्रवरदाई ने कहा इस बात की चिंता आप मत करें, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये बात तो मैं संभाल लूंगा पृथ्वीराज को, आप एक बार बस मेरी उससे मिलने का प्रबंध कीजिए। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज से मुलाकात होती है। पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को बताता है कि भाई मैं चंद्रवरदाई, और कहता है कि हमारे पास एक मौका है गोरी की हत्या करने का, ठीक है, उसका वध करने का, उसकी हत्या करने का एक मौका है, ठीक है। दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दरबार का आयोजन किया जाता है जिसमें सुल्तान एक तरफ बैठे होते हैं गद्दी पे और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तीर और धनुष बाण के साथ वहां मौजूद होता है, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के बीच में भी पहले वार्तालाप हुआ था कि किस प्रकार मारेंगे। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि सुल्तान कहां बैठा है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को बताने के लिए इस समय चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा, ठीक है, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। वह क्या है? 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ठीक है। मतलब जो दोहा है उसमें दूरी बताई गई है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को किसके द्वारा बताई गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा दूरी बताई गई कि सुल्तान कहां पे एग्जैक्ट कहां बैठा है, ठीक है। जैसे ही चंद्रवरदाई कहता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके
चौहान। उसी के साथ पृथ्वीराज चौहान अपना धनुष उठाकर सीधा बाण चलाता है। बाण किसके जाके लगता है? गोरी के लगता है और गोरी की वहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो ये 4 बांस है, बांस भी एक नापने की इकाई हुआ करती थी। जो उस समय बांस को नापने में काम में लिया जाता था। गज से आप वाकिफ ही हैं। ठीक है, तो इस आधार पर पृथ्वीराज चौहान गोरी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही गोरी की मृत्यु होती है, उसको तीर लगता है, उसके बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे को छुरा मारकर अपने जीवन का अंत कर देते हैं। ठीक है, अब भाई साहब चंद्रबरदाई जी वहां पर स्वयं को मार देते हैं, तो उन्होंने क्या पहले ही लिख दिया था? नहीं, उन्होंने पहले नहीं लिखा था। कहते हैं कि चंद्रबरदाई इसके उपरांत जब कहाँ जाते हैं, गजनी जाते हैं, तो अपने पुत्र जलहण को कहकर जाते हैं कि भाई इसके आगे का, पृथ्वीराज रासो का इसके आगे का इतिहास कौन लिखेगा? इनका पुत्र चंद्रबरदाई का पुत्र जलहण। तो आगे का चंद्रबरदाई का पुत्र जलहण इसके आगे का इतिहास लिखता है और उसके द्वारा यह कथा लिखी गई है। ठीक है, तो एक मत तो क्या हो गया, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? गजनी में। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार। ठीक है, दूसरा, इनकी मृत्यु कहां होती है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में इनकी मृत्यु का जो मत है वह हसन निजामी के द्वारा स्थापित है। हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी मोहम्मद गुरु के बाद भारत पे जो उनके गुलाम थे एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका शासन हुआ और हसन निजामी उन्हीं के दरबार में थे। हसन निजामी लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में हुई। ठीक है, हसन निजामी कहते हैं जब तराइन के मैदान में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस समय पृथ्वीराज चौहान को गोरी के द्वारा बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान ने इसके उपरांत गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार करके पृथ्वीराज को कहाँ ले आए? अजमेर ले आए और अजमेर में पृथ्वीराज गोरी की अधीनता में शासन कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का पता किसको चल गया? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, गोरी को इसका पता चल गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज को एक गड्ढे में डलवा दिया गया। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रताप सिंह मंत्री था, उसके द्वारा उसके साथ धनुष मंगवाया गया, वो कथा इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को किसमें? एक गड्ढे में डलवा दिया गया और जिसमें उसे पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। हसन निजामी इसकी मृत्यु होना कहाँ बताता है? अजमेर में। ठीक है, और अंतिम और तीसरा मत है वह सिरसा हरियाणा में। कहाँ पर? सिरसा हरियाणा में पृथ्वीराज की मृत्यु बताता है। वह कौन है? मिन्हास उस सिराज। ठीक है, यह भी एक इस्लामिक स्कॉलर थे जो इल्तुतमिश के दरबार में थे। और मिन्हास क्या लिखते हैं कि मिन्हास लिखते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा हरियाणा में हुई थी। ठीक है, वो लिखते हैं कि तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के उपरांत पृथ्वीराज युद्ध भूमि से भाग निकले। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गोरी ने वह भूल नहीं की जो किसने की थी? पृथ्वीराज ने की थी। मोहम्मद गोरी के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का पीछा करते रहे और जब ये सिरसा हरियाणा पहुंचे, यहाँ पर इन्हें पकड़ लिया गया और यहीं इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लगभग अगर तथ्यों की बात की जाए तो सबसे सही यही लगता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तुरंत ही सिरसा हरियाणा में हो गई थी। ठीक है, हसन निजामी अजमेर में जो मृत्यु होती है उसके पीछे लक्ष्मी प्रकार के सिक्के, लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों को आधार मानते हैं। ठीक है, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के क्या है? पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के थे जिन पे लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी, उस पर ही मोहम्मद गोरी ने अपना ठप्पा लगवाकर चलाया था। तो हसन निजामी कहते हैं कि वो वही की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, ये तीनों मत थे जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित रहे। ठीक है, अब बात की जाए तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के जो कारण थे उनकी, तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण थे उनको लेकर एक सोमेश्वर का पक्ष बदलना, दूसरा प्रताप सिंह का
विश्वासघात, तीसरा नाट्यरंभा नामक घोड़ा। ठीक है, ये तीन मुख्य मत रहे जो किससे संबंधित रहे, पृथ्वीराज की पराजय से संबंधित रहे। ठीक है, तो इन पर बात करने से पहले मैं जो अन्य कारण थे पृथ्वीराज चौहान की पराजय के उनकी बात करूं। जो एक ब्रिटिश स्कॉलर है एल्फिंस्टन, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय का कारण था कि जो तुर्क थे वो ठंडे प्रदेशों से आए थे और मांसाहारी थे। ठीक है, लेकिन यह किसी भी ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्य कोई काम का नहीं लगता। क्यों नहीं लगता कि राजपूत तो स्वयं भी क्या कहते थे, मांसाहारी थे। ठीक है, और रही ठंडे प्रदेशों की बात, तो तराइन के प्रथम युद्ध में ये ठंडे प्रदेश वाले और मांसाहारी लोग कहाँ चले गए थे। ठीक है, तराइन में जो लोग इतनी बुरी तरह से पराजित हुए थे वह द्वितीय युद्ध में फिर कैसे विजयी हुए। ठीक है, तो ये प्रथम मत तो खारिज हो गया। ठीक है, दूसरा मत है सोमेश्वर का पक्ष बदलना। ठीक, सोमेश्वर जो थे ये सोमेश्वर जो थे यह पृथ्वीराज के मंत्री थे और यह युद्ध के पक्ष में नहीं थे। किस पक्ष में नहीं थे, युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। ठीक है, और इनको युद्ध से पहले ही किसके द्वारा, पृथ्वीराज के द्वारा युद्ध अपनी सेना से बाहर निकाल दिया गया था, अपने प्रशासन से बाहर निकाल दिया था। तो ये सोमेश्वर जो थे वो किसके साथ मिल गए थे, तुर्की सेना के साथ मिल गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। और यह मत कौन देता है, हसन निजामी। ठीक है, दूसरा मत है प्रताप सिंह का विश्वासघात। ठीक है, प्रताप सिंह भी क्या थे, पृथ्वीराज के एक मंत्री थे। ठीक है, और कहते हैं इन्होंने, प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और ये गोरी के साथ मिल गए थे, और इन्होंने पृथ्वीराज की जो गुप्त योजनाएं थी वो किसको बता दी थी, गोरी को बता दी थी, जिसके कारण ये पराजय हुई। और ये पद किसमें है, पृथ्वीराज प्रबंध में, पृथ्वीराज प्रबंध में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और तीसरा है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है, चंद्रवरदाई की। और चंद्रवरदाई इसमें क्या लिखता है कि जब युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा था तो उस समय जो अश्वाधिपति था पृथ्वीराज का, उसको खरीद लिया गया था। उसके विश्वासघाती होने के चलते उसने पृथ्वीराज को एक नाट्यरंभा नामक घोड़ा दिया। क्या, जिसका घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंभा नामक घोड़ा दिया, जो घोड़ा नाचने में निपुण था। तो जैसे युद्ध भूमि में पृथ्वीराज आगे बढ़ने लगे तो घोड़ा क्या करने लगा, नगाड़ों की आवाज सुनकर नाचने लगा, जिसके कारण युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। तो ये चंद्रवरदाई जी का कथन तो बिल्कुल समझ से परे ही है। क्या लिख रहे हैं, मतलब घोड़े से पृथ्वीराज को उतरना नहीं आता था या दूसरा घोड़ा उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो एकदम ही बेतुका सा तर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज और इनकी गोरी की जो इनके हाथों, गोरी के द्वारा इनकी जो पराजय थी उसका जो मुख्य कारण है। ठीक है, उसका मुख्य कारण है गोरी एक अनुशासित सेना के साथ लड़ रहा था। ठीक है, गोरी पिछले 1 वर्ष से किसकी तैयारी कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था, और वह अनुशासित सेना के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ। जबकि पृथ्वीराज की जो सेना थी वह गोरी की तुलना में अनुशासित नहीं थी। ठीक है, दूसरा, गोरी कूटनीतिक रूप से पृथ्वीराज से अधिक सक्षम नजर आया तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज की प्रथम युद्ध की जो भूल थी उसी का परिणाम था कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को अपना साम्राज्य ही नहीं अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़े। ठीक है, गोरी इस युद्ध में कूटनीति का इस्तेमाल करता है, पृथ्वीराज को संधि वार्ता में लगाया जाता है और फिर अचानक ही युद्ध कर शुरू कर देता है। पृथ्वीराज जो संधि वार्ता कर रहा होता है वह अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पे मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ पृथ्वीराज की एक बड़ी सेना, स्कंद जो इसका सेनापति था, वह प्रथम तराइन का प्रथम जो युद्ध था उसका विजयी सेनापति था, उसके साथ दूसरे मोर्चे पर लड़ रही थी और स्कंद के नेतृत्व वाली सेना तराइन के मैदान में पहुंच ही नहीं पाई। पृथ्वीराज के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी उसमें भी अलग अलग रायों के मिलाकर एक सेना बनती थी जो उस राय के प्रति वफादार होती थी। ठीक है, तो राय जो उस प्रकार का उन्हें आदेश देता वह उसी प्रकार से लड़ते थे। यद्यपि वीरतापूर्वक लड़ते थे लेकिन केंद्रीय अनुशासन का अभाव था। ठीक है, पृथ्वीराज उन रायों के माध्यम से लड़ रहा था जबकि गोरी की संपूर्ण सेना गोरे के इशारे पर लड़ रही थी। ठीक है,
इन समस्त गलतियों और दूरदर्शिता के अभाव के चलते पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय हो गई। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में राय पिथौरा, दल पुंगल और अंतिम हिंदू सम्राट, राय पिथौरा, दल पुंगल और अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दल पंगुल अर्थात विश्व विजेता। ठीक है, तो ये किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं। पृथ्वीराज चौहान और तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, क्योंकि इसने भारतीय इतिहास की संपूर्ण रूपरेखा ही बदलकर रख दी। इसी युद्ध के उपरांत भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। ठीक है, तुर्कों की इसी विजय के उपरांत भारत में किसका अधिकार हुआ? तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बाद किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।